हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 में सप्ताह 26 में पर्यावरण अध्ययन यानी खोजे आसपास में हम सभी पढ़ेंगे पाठ 23 पोचमपल्ली। पाठ का नाम है बेटा पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक जगह है, कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली एक जगह है जहाँ पर बुनकर परिवार रहते हैं। बुनकर जो धागा बुनते हैं, उससे कपड़े बनाते हैं। मतलब कपड़ा कोई भी हो सकता है, फिर उसकी चाहे साड़ी बनाओ चाहे चादर बनाओ। तो जो जगह है यहाँ पर वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा पाठ इसी पर आधारित है कि पोचमपल्ली में बुनकर जो परिवार रहते हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो पूरे पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को हल कराऊंगी। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर दिनांक लिखना है। आज की तारीख है बेटा 20 तारीख है, पहला महीना है 2022, आपका साल चल रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने दी गई वस्तुओं को पहचानिए व उनके उपयोग लिखिए। मतलब ये चीजें जो हैं इनको पहचान कर लिखना है बेटा। इसको बोलते हैं चरखा। महात्मा गांधी जी चरखा चलाते थे। रुई से काट कर धागा बनाया जाता था। और जो ये है इसको बोलते हैं करघा। इसमें अलग अलग सुई होती है बेटा, जिससे अलग कपड़ा बनाया जाता है। मतलब इस पे तो आप सिर्फ धागा बना रहे हो, कपड़ा नहीं बनेगा। इसमें अलग अलग धागों को जोड़कर कपड़ा बनाया जाता है, इसको करघा बोलते हैं। कपड़े से कुछ भी, कपड़ा किसी भी हो सकता है, साड़ी हो सकती है, चादर हो सकती है, थान हो सकता है, या किसी और चीज़ का कपड़ा हो सकता है। ठीक है, डिजाइन के हिसाब से करघे में सुइयां चढ़ाई जाती हैं। जो जैसे अब डिजाइन कहीं पे आपने, जैसे कपड़ों में देखो डिजाइन, आपने जो कपड़ा पहन रखा है इसमें भी कोई ना कोई डिजाइन है, एक तरह का तो है नहीं ये, कहीं फूल बने हुए हैं। तो इस तरह से जो डिजाइन बनते हैं ये करघे में अलग अलग सुई से बनते हैं। ठीक है, तो पहले में इनका नाम बता देंगे और इनका उपयोग बता देंगे। ठीक, चलो पहले इसी को कर लेते हैं। देखो बेटा, मैंने दोनों के नाम लिख दिए हैं। पहला आपका चरखा है। रुई को काट कर धागा बनाया जाता है, जिसको हम सूत भी बोल देते हैं। ऐसे बोलते हैं सूत काट रहे हैं, लेकिन वो धागा ही बनता है। धागे से बाद में कुछ भी बना सकते हैं आप। ठीक है, रुई को काट कर धागा बनाते हैं। और दूसरा हमारा करघा है। अलग अलग सुई की सहायता से धागों के डिजाइन से कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पाठ में बताए गए खास कपड़े साड़ी को उसका नाम कैसे मिला? देखो बेटा, यहाँ पे बता भी दिया है खास कपड़ा कौन सा है। पोचमपल्ली साड़ियाँ वहाँ की बहुत मशहूर है। जगह के नाम पे ही पोचमपल्ली जो साड़ियाँ मशहूर हैं। अब मतलब क्या है, पोचमपल्ली में पहले धागे की लड़ियाँ लाते हैं, उनको उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी दो दाग धुलते हैं। ठीक है, फिर उनको सुखाकर गट्ठड़ बना लेते हैं। धागे की गठड़ियों को करगे पर लपेट देते हैं। और फिर मैंने अभी आपको बताया था अलग अलग सुइयां होती है, डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर साड़ियां बनाते हैं, जो कि हमारी पोचमपल्ली साड़ियां। तो ये जो सुंदर डिजाइन है, सुंदर कला है, ये पोचमपल्ली जगह के अनुसार इनको नाम मिला है पोचमपल्ली साड़ियाँ। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे। साथ साथ में खालिस्तान भी करवाना चाहूंगी। खास साड़ियाँ बुनने के लिए डैश की जरूरत होती है, हुनर की जरूरत होती है बेटा। हुनर यानी कला। परंपरागत कार्य हुनर अपनी अगली पीढ़ी को डैश के द्वारा, परिवार के द्वारा सिखाया जाता है। टीवी या वातावरण के द्वारा नहीं सिखाया जाता, परिवार के लोग सिखाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग सिखाते हैं। ठीक है, 2 ही खालिस्तान है, इनको भर देती हूँ और अपना प्रश्न नंबर 2 भी कर देती हूँ। देखो बेटा, मैंने दूसरे और तीसरे प्रश्न को कर दिया है। दूसरे प्रश्न में लिख दिया है पोचमपल्ली में बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखे डिजाइन के कारण बुनी गई साड़ियों को पोचमपल्ली साड़ियों का यह नाम मिला है। क्योंकि हमें यही पूछा था ना, यह है उसका नाम कैसे मिला है, तो यह नाम मिला है पोचमपल्ली साड़ियाँ। उसके बाद खालिस्तान भरने थे। खास साड़ियों को बुनने के लिए हुनर की जरूरत होती है और परंपरागत कार्य या हुनर अगली पीढ़ी को परिवार के द्वारा सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, बुनकर अपना परंपरागत कार्य छोड़ते जा रहे हैं, क्यों छोड़ते जा रहे हैं?
क्योंकि बेटा समय बदल गया है और अब वैसी चीज़ें नहीं रही, इतनी मेहनत करते हैं लोग, फिर उनको बेचना मुश्किल हो गया है, रेशम महंगा हो गया है और बड़े दुकानदार भाव साड़ियों को वो तो खुद बेचते महंगी हैं लेकिन खरीदते सस्ती हैं, तो जितनी लागत होती है उस हिसाब से उनको कीमत नहीं मिलती। इसी वजह से ये काम छोड़ते जा रहे हैं। इस काम को करने का क्या हल है आपकी नज़र में? हमारी नज़र में भी यही हल है बेटा, जो उनकी कीमत का उचित मूल्य है वो उनको मिलना चाहिए। हमें दुकानदार, आप एक सिंपल सी चीज़ देखो, अगर आप किसी दुकान पे चीज़ लेने जाते हो तो वो जो चीज़ का रेट बोलता है आप उसे तुड़वा के लेते हो ना, कम कीमत पर, जैसे कल गणित में पढ़ा था, डिस्काउंट लेकर, है ना। लेकिन अगर वही चीज़ हम बड़ी दुकान पे लेने चले जाएं तो वहां पर हम जो उसने मूल्य बता दिया हम तुड़वाते भी नहीं है और लानी भी पड़ती है। चीज़ तो वही है ना, बस लोगों की सोच का फर्क है। तो या तो आप हर किसी की जो काम है उसकी मेहनत को समझें और कीमत पूरी दें, तो उनको भी लाभ होगा। ठीक है, इन दोनों का आंसर लिख देती हूं मैं। देखो बेटा, मैंने दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख दिया है। हमारी राय में बुनकरों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देना ही इस समस्या का हल है। और उनकी समस्या क्या थी? बुनकरों को अपनी मेहनत के अनुरूप साड़ियों की कीमत नहीं मिलती है और उन्हें कच्चा माल मतलब धागे और रंग, ये सब चीज़ें, रेशम महंगा मिलता है, इसीलिए वो इस व्यवसाय को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों को आप पूरा कर लो। इस पे थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन को रोक के रखती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। कर लिया सबने पूरा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं पीछे लिख चुकी हूँ, वो उसके लिए खाली जगह है। अगला है, हमारे देश के विभिन्न भागों में 5 परंपरागत कार्यों के नाम लिखो। परंपरा के अनुसार जो कार्य चल रहे हैं, जैसे बेटा धागे बुनकर जैसे बनाया जाता है, एक तरह से समझ लो काट कर धागा बनाना। कुम्हार जो है वो मिट्टी से जो काम करता है, वो जो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के पहचान जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी भी लोग जैसे हैं वो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, ये परंपरा ही चली आ रही है ना, ठंडा पानी मिलता है हमें। इस तरह परंपरागत 5 जो कार्य हैं वो आपको ढूंढने हैं। जैसे एक तो यहाँ की हमारी जो परंपरा के अनुसार साड़ियाँ पहनती हैं औरतें, वो, और उसके बाद जो हमारी आभूषण हैं, परंपरागत आभूषण, वो, और हमारा जो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, ये। इस तरह 5 परंपरागत कार्य आप लोगों को ढूंढना है। जैसे लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल होता है और लकड़ी के जो सामान का इस्तेमाल होता है, ये परंपराएं चल रही हैं पहले से ही। ठीक है, जैसे आप मधानी देखिए, रई, कई लोग मरई भी बोल देते हैं, कई लोग झेरनी बोल देते हैं, जो किचन में इस्तेमाल होती है वो लकड़ी की ही होती है। अंग्रेज आ गए, स्टील की बन गई, लेकिन पहले की चली हुई अभी भी चल रही है, हाथ की बनी हुई, जिससे किसी चीज़ को फेंटते हैं, लकड़ी वाली, वो लकड़ी की बनती है, ये परंपरागत है हमारी। ठीक है, ऐसे लोहे की कढ़ाई है, उसमें हम खाना बनाते हैं क्योंकि उसमें कहते हैं बहुत ताकत मिलती है। तो कितनी ही स्टील के बर्तन आ गए, नॉन स्टिक आ गए, लेकिन वो अभी भी चल रही है। तो ये परंपरा जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा रहे हैं, ये चीज़ें, साड़ियों वाला जो बुनकर वाला यही परंपरागत आ गया, साथ में कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो आ गया। तो इस तरह की चीज़ों के नाम हमें बताने हैं 5, मैं उनके बारे में लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने जो पहले से चले हुए कार्य जो अभी भी चल रहे हैं उनके नाम लिख दिए हैं। ये भारत के लगभग हर हिस्से में होता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, लोहार लोहे के बर्तन बनाता है या लोहे का काम करता है, बुनकर सुंदर कपड़े बनाते हैं, ठीक है, और किसान खेती करता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है। तो जो ये परंपराएं हैं ये हमारे देश में अभी भी चल रही हैं, देखो, और इनके बिना हमारा काम भी नहीं चल रहा। चाहे हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन सभी परंपरागत कार्यों के नाम आप लिख लेना। ये कार्य भी लिख दिए हैं मैंने, कार्य करने वाला भी लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद है बेटा अगला प्रश्न है, इन्हें पहचानिए। ये देखिए, ये आपका लुहार है जो लोहे का काम करेगा, ये आपका बढ़ई है जो लकड़ी का काम करेगा, ये आपका कुम्हार है
जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इनके नाम लिख देते हैं, पहचान कर नाम ही लिखने हैं। देखो बेटा मैंने नाम लिख दिए हैं। ये हमारा लोहे का काम करने वाला लोहार है, ये हमारा लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई है, ये हमारा मिट्टी का काम करने वाला चाक, ये चाक बोलते हैं इसको, मिट्टी के चाक, मिट्टी की सहायता से चाक पर बर्तन बनाने वाला कुम्हार है। और इन सब के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इनके काम को समझिए, इनकी कद्र कीजिए, इनकी मेहनत का फल इन्हें दीजिए, जो कीमत ये मांगे वो इन्हें दीजिए, क्योंकि ये कम से कम लागत पर सामान तैयार करके हमें उचित मूल्य पर देते हैं। ठीक है, तो आज हमारा कार्य वर्कशीट का यहीं पे पूरा होता है। आगे हम बात करेंगे जीवन कौशल की। जीवन कौशल में हम आज बात करेंगे भूकंप की। आगे है बेटा हमारा जीवन कौशल। जीवन कौशल में आज हम बात करेंगे भूकंप की। मैं पहले सारा पढ़ के सुना देती हूँ क्या क्या लिखा है, क्योंकि ये पढ़ना भी जरूरी है। भूकंप, जिसे कंपन के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी की सतह का हिलना, लुढ़कना या अचानक झटका आना। जैसे आपको चक्कर आते और आप घूमते रहते हो ना, कोई कहता है मुझे चक्कर आ रहे, ऐसे ही धरती हिलने लगती है, घूमने लगती है, उसको कहते हैं भूकंप। धरती कांपने लगती है। ठीक है प्रिय बच्चों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक का मतलब ये प्रकृति के कारण होती है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसके कारण जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। जब ऐसा होता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बेटा, जब भूकंप तेज आता है तो धरती हिलने लग जाती है, तो सारा सामान गिर जाता है। तो चाहे वो मकान हो, कुछ भी हो, सब कुछ हिल के टूट के नीचे गिर जाता है। आजकल तो भूकंप रोधी घर बनने लग गए हैं, लेकिन जो पहले के बने हुए हैं या जिनमें कोई कमजोरी है तो उनमें दिक्कत आती है। भूकंप के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो बिस्तर, मेज, डेस्क जैसे फर्नीचर के नीचे छुप जाए। अगर मान लीजिए भूकंप आ जाए और आप अपने घर में हैं तो आपको किसी भारी वस्तु के नीचे छिप जाना है। इसके निचले हिस्सों को इतना कसकर पकड़ लीजिए कि यह हिलते डुलते हुए खिसके ना। भूकंप आएगा तो वो हिले तोगी, लेकिन टाइट पकड़ना है ताकि वो भी ना हिले और आप भी सुरक्षित रहें। अगर आपको कोई मजबूत चीज़ दिखाई नहीं दे रही तो अपने सिर को किसी मजबूत वस्तु या मोटी किताब से ढककर अपने घुटनों के बल बैठ जाए। एक तरह से ये समझ लो, कोई भी चीज़ लेकर आपको अपने आप को बचाना है, अपने सिर को मजबूत चीज़ से ढकना है ताकि किसी भी प्रकार से आपके सिर को चोट न लगे। अपने हाथों से ढक लीजिए, क्योंकि बेटा हमारा सिर जो है बहुत ही नाजुक होता है। अगर हाथ पैर में चोट लग जाए इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सिर में चोट लग जाए तो उसका जीवन खतरे में आ जाता है। भूकंप के झटकों के समय पंखों, खिड़की, अलमारी और भारी वस्तुओं से दूर रहें, क्योंकि ये गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। इसलिए शीशे के गिरने और टूटने के कारण चोट लगने का अधिक खतरा रहता है। ठीक है, खिड़की वगैरह के पास अगर शीशे हैं तो गिर जाएंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि लिफ्ट बंद हो सकती है, टूट के गिर सकती है। सीढ़ियों के रास्ते भाग के बाहर आएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इन बातों का याद रखें और अपने माता पिता से इन बातों पर चर्चा करनी है कि क्या उनके साथ ऐसा कभी हुआ है कि भूकंप आया हो, भूकंप कैसे आता है। सही बात वो आप लोगों को बताएंगे, कि अपने अनुभव बताएंगे। ठीक है, तो आपको भूकंप के बारे में लोगों को भी बताना है और खुद को भी। जैसे अब मैंने तो आपको बता दिया, ऐसे आपको जानकारी प्राप्त करनी है और ज़्यादा, और सुरक्षित रहना अगर कभी भूकंप आता है तो। अच्छा, इसके लिए आपके लिए गतिविधि आ गई है। अब आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर कितना है? 108। भूकंप, बाढ़, आपदा से जुड़े हुए जो प्रबंधन नंबर है 108 है, आपदा प्रबंधन फ़ोन नंबर। पहली गतिविधि में आपको फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया 108। आगे बेटा, निम्न दी गई गतिविधियों का वीडियो बनाकर अपने कक्षा अध्यापक के साथ साझा करना है। मान लीजिए भूकंप आ जाए और अपने आप को आपको बचाना है, किसी टेबल या मेज के नीचे, या टेबल मेज ना हो तो हाथों
के से अपने सिर को ढककर, तो उसके लिए आपको एक वीडियो बनानी है कि आप कैसे बचाएंगे। देखिए ये आदमी है, ये इस मेज़ के नीचे छिप रहा है। ये ऐसे पहले मुड़ेगा फिर मेज़ के नीचे जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पहले मेज़ को उठा के उसके नीचे जाएगा, नहीं, मेज़ के नीचे घुटनों के बल जाएगा और इसके पैरों को, टेबल के पैरों को पकड़ के मजबूती से पकड़ कर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बता रखा है। पहले आपको झुकना है, फिर अपने शरीर को ढकना है और टेबल को मजबूती से पकड़ना है ताकि आप भूकंप के समय सुरक्षित रह सके। और ये गतिविधि आपको अपने घर पर करनी है। ठीक है, तो इसकी वीडियो बनाकर आपको अपने टीचर को भेजनी है। अगला है, नियमित अंतराल पर आपके विद्यालय में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाता है। अपने माता पिता और शिक्षकों से इसके उद्देश्य और लाभों के विषय में चर्चा कीजिए। मॉक ड्रिल यानी जैसे अब भूकंप की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कभी भूकंप आ जाए तो हम कैसे काम करेंगे, उसकी तैयारी के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाता है कि मतलब भूकंप आ जाएगा तो एकदम से आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो इसका स्कूलों में इसलिए अभ्यास किया जाता है ताकि कभी ऐसी स्थिति आए और आपको जानकारी हो तो आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को इसी स्थिति से बचा सकें। ठीक है, मान लीजिए आप घर पे हैं और आपको भूकंप के बारे में पता ही नहीं, करना क्या है, तो बचाएंगे कैसे। इसीलिए मॉक ड्रिल करवाई जाती है ताकि कभी अगर भूकंप आ जाए, आप घर पे हों या बाहर हों, तो खुद को बचा सकें, आसपास के लोगों को बता सकें कि आपको ऐसे काम करना है और सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो अपने माता पिता से भी इस बारे में चर्चा करना। यहाँ पे बेटा जीवन कौशल का सारा कार्य पूरा हो गया है, तो इसको वीडियो बना कर भी अपने टीचर को ज़रूर भेजना और इन बातों की चर्चा भी ज़रूर करना आप अपने घर परिवार के आसपास के सदस्यों के साथ। ठीक है, आगे बात करेंगे संस्कारशाला की, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का हमारा सुविचार है बेटा, संघर्ष जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी आपके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आएंगी, आपको उतनी ही मीठी सफलता मिलेगी। कई लोग क्या करते हैं, कठिनाइयों से डर कर पीछे हट जाते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगा। तो वो डरना नहीं है आपको, उस समय हिम्मत से काम लेना है और आगे बढ़ते रहना है, तभी आप जीवन में सफल होगे। ठीक है, तो संघर्ष जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना बाद में आपको मजा आएगा कि जीत जब मिलेगी। देखो मुझे कितने संघर्ष के बाद, कितनी कठिनाइयों के बाद जीत मिली है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या खाना पीना है, गुड़ तिल मूंगफली टमाटर का सूप। गुड़ तिल मूंगफली आसानी से मिल जाएगी, ये सब चीज़ें खा लीजिए। अगर घर में किसी को टमाटर का सूप बनाना आता है तो बनवा के पी लीजिए, वरना ये चीज़ें खाने से भी काम चल जाएगा। गतिविधि में अपने घर आंगन में लगाए गए पौधों को गमलों में व्यवस्थित करें। अपने घर के आसपास जो भी आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, अगर वो गमले में नहीं है तो उनको गमले में लगाएं। गमला कोई भी हो सकता है, पुरानी टूटी फूटी बोतल का, किसी पुराने टब का, बाल्टी का। ज़रूरी नहीं कि आप बाजार से खरीद के ही गमला लेके आएँ। ठीक है, आगे है खेल में लूडो का खेल खेलना अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। विशेष में आज कोरोना या अन्य बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या फिर साबुन पानी से बार बार हाथों को धोएं। कभी ओमिक्रॉन, कभी डेल्टा, फिर ऐसे बार बार कोरोना के रूप बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और इन नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी 2 गज की दूरी, 6 फीट 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आगे है आपकी दैनिक दिनचर्या। दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं। ठीक है, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, रोज़ हम इनको रिपीट करते हैं। यहाँ पे बेटा आपका सारा कार्य पूरा हो गया है और आपको मैंने दैनिक दिनचर्या की भी बातें बता दी। इनको अपनाते हुए सुरक्षित रहें और अपना काम पूरा करके अपने टीचर को भेज दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है,
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।